जरा सोचिए, एक ऐसी खबर जो देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी और उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग को पूरी तरह से बदल सकती है। जी हाँ, भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए ये सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि एक हकीकत बनने जा रही है। 8वें वेतन आयोग का पहिया घूम चुका है और ये अपने साथ देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बहुत बड़े बदलाव लाने वाला है। 1 करोड़, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये संख्या तो दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। इसमें हमारे शिक्षक, सैनिक, डॉक्टर से लेकर वो सभी लोग शामिल हैं जिन्होंने सालों तक देश की सेवा की है और अब रिटायर हो चुके हैं। इन सबकी वित्तीय तकदीर आने वाले कुछ महीनों में तय होने वाली है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर दांव पर क्या-क्या लगा है। अगले कुछ मिनटों में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये वेतन वृद्धि किसके लिए है, ये हर 10 साल में होती क्यों है, सैलरी का हिसाब किताब कैसे लगेगा, पेंशन और दूसरी बड़ी मांगें क्या हैं, और सबसे ज़रूरी 2026 में इसके लागू होने तक का सफ़र कैसा होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इस मामले की तह तक चलते हैं और ये समझते हैं कि अचानक से ये मुद्दा इतना ज़्यादा सुर्खियों में क्यों आ गया है। ये है वो तारीख जिसने सब कुछ शुरू कर दिया। 28 अक्टूबर 2025। इस दिन सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन और उसकी शर्तों को हरी झंडी दे दी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि देश भर में सैलरी और पेंशन को रिवाइज करने की जो प्रक्रिया है वो अब ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये 1.2 करोड़ लोग आखिर हैं कौन? तो देखिए, इनमें करीब 50 लाख तो वो लोग हैं जो आज सरकार के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये उन 69 लाख पेंशन भोगियों की वित्तीय सुरक्षा का भी सवाल है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी। शायद ये सवाल मन में आ रहा होगा कि आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है। सरकार हर 10 साल में ये पूरी कवायद करती ही क्यों है। चलिए इस परंपरा के पीछे की वजह को समझते हैं। इस वेतन आयोग को सरकारी कर्मचारियों के लिए एक तरह का फाइनेंशियल ट्यून अप समझ सकते हैं। देखिए, हर 10 साल में अर्थव्यवस्था बदलती है, महंगाई बढ़ती है, चीज़ों के दाम बदल जाते हैं, तो ये आयोग बैठता है, इन सभी बदलावों का अध्ययन करता है और ये पक्का करता है कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। और हाँ, ये एक तय पैटर्न पर काम करता है। जैसे पिछला यानी 7वां वेतन आयोग 2014 में बना था और 2016 में लागू हुआ। अब ठीक 10 साल बाद 8वें आयोग की प्रक्रिया 2025 में तेजी पकड़ चुकी है और उम्मीद यही है कि इसकी सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबको सबसे ज्यादा इंतजार है। सैलरी आखिर कितनी बढ़ेगी? इसे समझने के लिए हमें एक जादुई मल्टीप्लायर को समझना होगा, जिसका नाम है फिटमेंट फैक्टर। ये फिटमेंट फैक्टर ही वो चाबी है जिससे सैलरी का नया ताला खुलता है। असल में ये वो एक निर्णायक नंबर है जिससे किसी भी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा किया जाता है और फिर जो रकम सामने आती है वही उसकी नई बेसिक सैलरी बन जाती है। अब जरा इस फैक्टर से पड़ने वाले फर्क को देखिए। मान लीजिए एक एंट्री लेवल कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,300 रुपए है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 गुना रहता है तो सैलरी होगी करीब 39,000 रुपए। लेकिन अगर ये 2.86 गुना हो जाता है तो वही सैलरी बढ़कर 58,000 से भी ज्यादा हो जाएगी। ये वाकई एक जिंदगी बदल देने वाली बढ़ोतरी है। एक अंदाजे के लिए 2016 में 7वें वेतन आयोग ने 2.57 गुना का फिटमेंट फैक्टर तय किया था। इस बार बहस 1.92 से लेकर 2.86 के बीच चल रही है। अब ये नंबर कहाँ जाके रुकेगा, ये देश की आर्थिक सेहत और सरकार के आखिरी फैसले पर ही निर्भर करेगा। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ सैलरी की नहीं है। जो 69 लाख पेंशन भोगी हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। चलिए उनकी मांगों पर भी एक नजर डालते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि किसी रिटायर्ड व्यक्ति की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए से सीधे 25,000 रुपए हो जाए। ये तो लगभग 3 गुना की छलांग है। अगर ये प्रस्ताव मान लिया जाता है तो ये लाखों पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। और भी कई मांगे हैं, जैसे पूरी पेंशन के लिए सर्विस की शर्त को 15 साल से घटाकर 12 साल करना। इसका मतलब ये है कि लोग जल्दी रिटायर होकर भी अपनी पूरी पेंशन पा सकेंगे। ज्यादा ग्रेच्युटी का मतलब है रिटायरमेंट पर हाथ में एक मुश्त ज्यादा पैसा आना। और बेहतर हेल्थ केयर तो खैर हर किसी की जरूरत है ही।
और ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं हैं। IRTSA यानी इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन जैसे बड़े और प्रभावशाली कर्मचारी संगठन बकायदा अपनी मांगों के मेमोरेंडम तैयार करके आयोग को सौंप रहे हैं। मतलब वो इस लड़ाई को पूरी तैयारी के साथ लड़ रहे हैं। इनकी मांगों की लिस्ट में सबसे ऊपर है पुरानी पेंशन योजना यानी OPS की बहाली, जो कि आखिरी सैलरी के आधार पर एक गारंटीड पेंशन देती थी। दूसरी बड़ी मांग है महंगाई भत्ते यानी DA को बेसिक सैलरी में मिलाना। ये DA बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए दिया जाने वाला अलाउंस है, और अगर इसे बेसिक में मिला दिया जाए तो सैलरी में एक और बड़ा उछाल आएगा। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा, इस रास्ते में क्या चुनौतियां हैं और कर्मचारियों की उम्मीदों और सरकार की तिजोरी के बीच संतुलन आखिर कैसे साधा जाएगा। सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। ये बयान सरकार का एक साफ संकेत है कि वो फूंक फूंक कर कदम रखेगी और सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ने देगी। मतलब वो उदार होगी, लेकिन अपनी वित्तीय सीमाओं के अंदर रहकर ही। वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी संघों में इस प्रक्रिया की धीमी गति को लेकर खासी नाराजगी है। उनका मानना है कि सरकार पहले ही काफी देरी कर चुकी है और अब रिपोर्ट के लिए 18 महीने का और समय देना बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे की प्रक्रिया बिल्कुल तय है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला आयोग सभी पक्षों से बात करेगा। 2027 तक रिपोर्ट आएगी और फिर सरकार उसे लागू करेगी। और हाँ, यहाँ कर्मचारियों के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि भले ही इस प्रक्रिया में समय लगे, ये सारे फायदे 1 जनवरी 2026 से ही लागू माने जाएंगे। इसका मतलब है कि हर किसी को अरियर्स यानी बकाया राशि ज़रूर मिलेगी। तो 8वां वेतन आयोग सिर्फ एक वित्तीय कवायद नहीं है, ये असल में इस बात का इम्तिहान है कि भारत अपने सरकारी सेवकों को कितना महत्व देता है और अपने आर्थिक भविष्य को कैसे संतुलित करता है। इसका नतीजा करोड़ों लोगों को प्रभावित करेगा और हम सब इस पर नजर बनाए रखेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि इस संतुलन का पड़ला आखिर किस तरफ झुकेगा।